हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये द्वितीय आवधिक परीक्षा PT2 एग्ज़ाम का पेपर है, सेशन 2025 टू 26 का। और किसी भी पेपर की PDF का लिंक अगर आपको चाहिए तो मेंबरशिप का एग्ज़ाम सपोर्ट लेवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले है खंड का अपठित बोध। एक अपठित गद्यांश दिया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो वर्तमान युग में जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन आ रहे हैं। समाज की आस्थाएं और विश्वास तीव्र गति से बदल रहे हैं। आज का मानव आत्म केंद्रित होता जा रहा है। बच्चों एवं माँ बाप में पीढ़ी के अंतर की दुहाई दी जाती है। बच्चों को आधुनिक और बुजुर्गों को दकियानुसी कहा जाता है। माता पिता बहुत लाड प्यार से अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं। उनका पूरा प्रयत्न रहता है कि उनकी संतान को किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़े। वे स्वयं कष्ट झेल लेते हैं पर संतान को सुखी रखते हैं। ऐसी स्थिति में बड़े होने पर बच्चों का भी अपने माता पिता के प्रति विशेष कर्तव्य हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि बच्चे अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। पहले अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद अपने उज्जवल भविष्य की चिंता में वे अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगते हैं। बच्चों के द्वारा मिली उपेक्षा से माता पिता को बहुत मानसिक आघात पहुंचता है। बच्चों को यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि इन्हीं माँ बाप ने उन्हें इस योग्य बनाया है कि वे सफलतापूर्वक अपना जीवन जी सके। थोड़ा बहुत जो अंतर दिखाई देता है वह समय के परिवर्तन के कारण है। यह भी सही है कि कुछ माता पिता समय की धारा के अनुरूप अपने आप को बदल नहीं पाते, पर इसमें संतान के प्रति प्रेम भाव कम होने का भाव बिल्कुल नहीं होता। बच्चों को उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। अधेड़ अवस्था और वृद्धावस्था में माँ बाप को बच्चों की बहुत आवश्यकता होती है। वे उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता को निराश न करें। केवल आर्थिक रूप से ही नहीं अपितु मानसिक और शारीरिक रूप से भी उन्हें माता पिता की भरपूर सहायता करनी चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, तभी वे बच्चों के आगे एक आदर्श संतान का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार आज का मानव आत्म केंद्रित क्यों हो रहा है? भौतिक सुख सुविधाओं के कारण, जीवन मूल्यों में आ रहे बदलाव के कारण, बच्चों के प्रति उदासीनता के कारण, समाज में आपसी सहयोग की कमी के कारण। तो मानव आत्म केंद्रित हो रहा है जीवन मूल्यों में आए भारी परिवर्तन के कारण, आ रहे बदलाव के कारण। ख विकल्प सही है। बच्चों से मिली उपेक्षा से माता पिता को क्या होता है? आर्थिक हानि, शारीरिक पीड़ा, सामाजिक बहिष्कार, उन्हें मानसिक आघात होता है। पीढ़ियों के बीच अंतर को कम करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों को समझना होगा। माँ बाप को समय की मांग के हिसाब से स्वयं को बदलना होगा। बच्चों को अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए। इसमें पहला और दूसरा सही है। विकल्प, माँ बाप के प्रति जो बच्चों के कर्तव्य है उन्हें भी समझना चाहिए और माँ बाप को भी समय की मांग के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बदलना चाहिए। 1 व 2 सही है। गद्यांश के अनुसार बच्चों को आधुनिक और बुजुर्गों को दकियानुसी क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि दोनों में पीढ़ी का अंतर है। वो पुरानी पीढ़ी के, हम नई पीढ़ी के हैं, इसीलिए बच्चों को आधुनिक और बुजुर्गों को दकियानुसी कहा जाता है, पीढ़ी में अंतर की दुहाई देकर। आगे है, माता पिता के प्रति संतान के कर्तव्यों को वर्तमान पीढ़ी भूलती जा रही है। इसके क्या कारण गद्यांश में बताए गए हैं? माता पिता के प्रति जो संतानों के कर्तव्य है उसे वो भूल रहे हैं क्योंकि पहले अपनी पढ़ाई लिखाई और बाद में अपने उज्जवल भविष्य की चिंता में वे अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगते हैं। पहले पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है, बाद में अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो माता पिता की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। उनके प्रति अपने कर्तव्यों को वो भूल जाते हैं। फिर अपठित पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदीजन खग वृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी स्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिस रज में लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए,
जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख मग्र क्यों न हो मोद में। पहला प्रश्न है, पद्यांश में नीलांबर और हरित पट किसे कहा गया है? नीला अंबर और हरित पट यानी कि नीला समुद्र और हरी धरती। कविता मातृभूमि में गोद में कवि मातृभूमि की गोद में कैसा अनुभव करता है? दुख और निराश, हर्ष और आनंद, भय और चिंता, उदासीन और अकेलापन। वो हर्ष और आनंद का ही अनुभव होगा उसको। ये हम खेले कूदे हर्षयुक्त खुश होकर जिसकी प्यारी गोद में, तो उसे हर्ष और आनंद का अनुभव होता है। मेखला रत्नाकर है। इस पंक्ति में मेखला शब्द का क्या अर्थ है? मेखला जो करधनी होती है, कमरबंद होता है, उसे कहा जाता है। ग विकल्प सही है। कवि ने मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो कवि ने कहा है कि जो मातृभूमि का परिधान, जो कपड़े उसने पहने हैं वो बिल्कुल नीले अंबर यानी कि समुद्र के कपड़े हैं उसके। हरा भरे जो हरी भरी पृथ्वी है हमारी, हरे और नीलांबर के परिधान है, सुंदर परिधान है। चांद और सूर्य का उसका मुकुट है और जो रत्नाकर है वो उसका कमरबंद है। नदियां प्रवाह कर रही है, फूल तारे मंडल है। जो सिंहासन है वो शेष फन का है, उसका अभिषेक पयोद यानी कि बादल करते हैं और सभी इस वेश पर बलिहारी है। सभी को ये वेश बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से मातृभूमि की सुंदरता का उसने वर्णन किया। वस्त्र बता दिया है, जो नीला समुद्र है, हरी पृथ्वी है, सूरज चांद का मुकुट है। रत्नाकर जो रत्नों की खान है वो उसका कमरबंद है। नदियां प्रवाह कर रही है, फूल तारे मंडल है, शेषनाग का सिंहासन है और जिसका अभिषेक भी बादल करते हैं। आगे है, कवि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की क्यों कहता है? सगुण मतलब सारे गुणों से युक्त, मूर्ति सर्वेश मतलब ईश्वर। तो मातृभूमि ऐसी लगती है देखने में जैसे ईश्वर की साकार और गुणों से युक्त कोई मूर्ति हो। ईश्वर की वह मातृभूमि को ईश्वर की सर्वेश की सर्वगुण संपन्न या गुणों से युक्त मूर्ति बताता है, प्रतिमा बताता है, कहता है। ओके, नेक्स्ट। आगे खंड का व्याकरण। निम्नलिखित व्याकरण संबंधित किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है, किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। समास, नीचे दिए गए समास आधारित 6 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। समास के किस भेद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है? ये होता है कर्मधारय में। कोई भी एक शब्द होगा, मान लीजिए नील कमल है, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर नीला वो कमल की विशेषता बताएगा। या फिर पीतांबर, पीला है जो अंबर, वैसे इसमें पीला है अंबर जिनका बहुब्रीहि भी हो सकता है लेकिन कर्मधारय भी हो सकता है। पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है? पीला। तो एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। कमल नैनी में का सही समास विग्रह कीजिए। कमल नैनी यानी कि कमल के समान नैनों वाली, के समान नयनों वाली, सिर्फ समास विग्रह ही करना है। अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी कौन से समास का उदाहरण है? अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। तो पहला अक्षर जब भी कोई संख्यावाचक शब्द होता है उसमें द्विगु समास होता है। गौतम बुद्ध शब्द का समास विग्रह करें और दोनों पद लिखे, गौतम और बुद्ध। आगे बहुब्रीहि समास के लक्षण लिखिए, बुद्ध। तो बहुब्रीहि समास में एक तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। जैसे दशानन, दश और आनंद, दशानन, इसमें दश और आनंद दोनों ही अप्रधान शब्द हैं और ये इशारा कर रहे हैं दश है आनंद जिसके, यानी कि रावण की तरफ। तो इसमें एक तीसरा जो अर्थ वाला शब्द होता है वो प्रधान होता है। तो इसके लक्षण ये है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, किसी तीसरे पद को प्रकट करते हैं।
करते हैं और वही तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात श्री गणेश। लंबोदर, दशानन, दश है मुख जिनके अर्थात रावण। नीलकंठ शब्द का समास विग्रह करते हुए समास बताइए। अभी हमने कहा समास विग्रह हो जाएगा नीला है कंठ जिनका अर्थात भगवान शिव। नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव, और इसमें होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। चलिए आगे आते हैं। अब उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित किन्हीं 6 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटकर उपसर्ग लिखिए। विद्यार्थी में उपसर्ग नहीं, एक्चुअली इसमें प्रत्यय है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या को जो ग्रहण करने वाला है उसे विद्यार्थी कहते हैं। जो किसी चीज़ की इच्छा रखता हो वो अर्थी होता है। तो विद्या इसमें मूल शब्द है, अर्थी इसमें प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, गलत है क्वेश्चन। अनुपस्थित में अन प्लस उपस्थित, अनुपस्थित, अन इसमें उपसर्ग है। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में प्रत्यय युक्त शब्दों को पहचानिए, वो शब्द जिनमें प्रत्यय हो। उसने अपनी सुंदरता बढ़ाई, सुंदर प्लस ता, सुंदरता में भी है, बढ़ प्लस आई, बढ़ाई में भी प्रत्यय है। वे लोग उत्साहित है, उत्साह प्लस इत, उत्साह इत, उत्साहित। सुंदरता प्लस ता, बढ़ाई बढ़ प्लस आई, ठीक है, तीनों में ही प्रत्यय लगे हुए हैं शब्दों में। कृत प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। कृत प्रत्यय अलग अलग होते हैं, जैसे अक भी होता है, एरा होता है। जैसे लिख प्लस अक, अक एक कृत प्रत्यय है, इससे मिलकर बनेगा लेखक। ये जो धातु रूप होता है उसके साथ जुड़कर शब्द को संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे लिख एक ये वर्ब है, क्रिया है, और इसके साथ अक जुड़कर लेखक बन गया, जो कि एक संज्ञा है, नाम है लिखने वाले का, ठीक है। तो वे प्रत्यय जो क्रिया शब्द में जुड़कर, क्रिया शब्द में जुड़कर संज्ञा या विशेषण या कोई नया शब्द बनाते हैं, विशेषण या नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे लूट एक शब्द है, क्रिया है लूटना, इसमें एरा लग जाएगा, एरा एक कृत प्रत्यय है, ये बन जाएगा लुटेरा, जो कि एक संज्ञा है। खेल एक प्रत्यय है, खेल एक शब्द है, एक क्रिया है खेलना, इसमें आरी लग जाएगा, आड़ी लग जाएगा, खिलाड़ी बन जाएगा, खिलाड़ी खेलने वाला। भूलना एक प्रत्यय है, भूलना एक क्रिया है, भूल शब्द है, इसमें अक्कड़ लग जाएगा, जो कि एक कृत प्रत्यय है, तो बन जाएगा भुलक्कड़, भूलने वाला, ठीक है। आगे अत्यधिक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करिए। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। फिर अति उपसर्ग से ही 2 शब्द बनाने हैं, अत्यधिक भी वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दूसरे लिखने हैं तो अति शीघ्र, बहुत जल्दी, अति प्लस शीघ्र। देन अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अत्यधिक हो गया अत्यावश्यक। अतिरिक्त, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अतिक्रमण, अत्यंत, अतिरिक्त। अतिचार, ठीक है, ये सब में अति प्रत्यय। अतिवृष्टि। आगे है प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, कोई शब्द नहीं होता, एक शब्द का अंश होता है, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर, पीछे जुड़ते हैं प्रत्यय, मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि सुंदरता ही हमने देखा, सुंदर हमारा शब्द था, मूल शब्द, उसमें ता लग गया। ता कोई शब्द नहीं है, सिर्फ शब्दांश है, शब्द का एक अंश है, पार्ट है, इसको मिलकर नया शब्द बन गया सुंदरता। ओके, नेक्स्ट। आगे खंड ग, पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। अब इनके क्योंकि बहुत लेंदी आंसर है, लिखने में भी बहुत टाइम लगेगा, टाइम बचाने के लिए
हमने आंसर्स लिख लिए हैं पहले से ही, देखते हैं। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सालिम अली की प्रकृति को समझने की दक्षता किस प्रकार दूसरों से भिन्न थी। तो सांवले सपनों की याद पाठ में बताया गया है कि सालिम अली जैसे प्रकृति को देखते थे, समझते थे, वो दूसरों से बिल्कुल अलग था। कैसे? सालिम अली का प्रकृति को समझने का दृष्टिकोण अन्य लोगों से भिन्न था, क्योंकि वे प्रकृति और पक्षियों के प्रति असीम प्रेम और गहरी जिज्ञासा रखते थे। जानकारी उनके बारे में जानना चाहते थे, पक्षियों के प्रति उनका बहुत प्रेम था, जिससे वे प्रकृति को केवल एक दर्शक के रूप में नहीं बल्कि उसके आंतरिक रहस्यों को जानने वाले के रूप में देखते थे। आप प्रकृति को देखते हैं, खुश होते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा वो उसके आंतरिक रहस्यों को जानना चाहते थे। वे न केवल पक्षियों की खोज करते थे बल्कि प्रकृति के हर पहलू, नदी, पहाड़, झरने और अन्य दुर्गम स्थानों के साथ गहरा संबंध रखते थे और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयासरत थे। आगे उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने संभ्रांत वर्ग को क्यों निशाने पर लिया है? क्या आप उनकी बात से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में संभ्रांत वर्ग को सीधे तौर पर निशाने पर नहीं लिया बल्कि समस्त समाज के उस वर्ग को निशाना बताया है जो उपभोक्तावाद की चकाचौंध से प्रभावित होकर अपनी हैसियत दिखाने के लिए महंगी और दिखावटी वस्तु का उपभोग करता है। लेखक ने दिखाया है कि कैसे यह संस्कृति समाज में वर्ग भेद को बढ़ाती है, मानवीय रिश्तों को कमज़ोर करती है और अपनी सांस्कृतिक पहचान को मिटाती है। कुछ मुख्य बिंदु जो लेखक ने दिए हैं, सबसे पहले तो ये दिखावे की संस्कृति है। जो संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं वो महंगे ब्रांड और वस्तुएं खरीदकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है जो भौतिक सुख सुविधाओं और दिखावे के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहे हैं। फिर मानवीय रिश्ते इससे कमज़ोर होते हैं। उपभोक्तावाद व्यक्ति जो होते हैं स्वार्थी होते हैं, वो उनसे सामाजिक संबंध उनके कमज़ोर होते हैं और परिवार और समाज से दूरी बढ़ती है। फिर है सांस्कृतिक ह्रास। इस संस्कृति के कारण लोगों की जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, उससे वो दूर हो जाते हैं और वो पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करने लगते हैं। आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को अपनाने पर जो लेखक है उसने चिंता जताई है और इससे नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है। उपभोक्तावाद नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं के विपरीत है क्योंकि यह केवल भोग को बढ़ावा देते हैं। फिर अंधानुकरण। विज्ञापन की चकाचौंध में लोग वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते और देखा देखी उन्हीं चीज़ों को खरीद लेते हैं जो समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई है। तो बिल्कुल हम उसकी इन बात से सहमत हैं कि जो संभ्रांत वर्ग है वो दिखावे में जीता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, उससे मानवीय रिश्ते कमज़ोर होते हैं और जो पश्चिमी संस्कृति है उसको अच्छा मानता है, अपने जो नैतिक मूल्य है, मर्यादा है, उसके विपरीत चलता है, केवल भोग को बढ़ावा देता है और वो गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ देखा देखी विज्ञापनों की चकाचौंध में चीज़ों को खरीद लेता है। फिर इस सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली के जीवन को एक पक्षी के आखिरी सफ़र के रूप में वर्णित करने का क्या औचित्य है? क्यों उनको कहा गया है कि वो एक पक्षी के आखिरी सफ़र के रूप में उनके जीवन को बताया गया है? इस रूपक की गहराई से विश्लेषण करते हुए बताइए कि यह सालिम अली के किस व्यक्तित्व को किस प्रकार दर्शाता है। तो सांवले सपनों की याद में सालिम अली के जीवन को एक पक्षी के अंतिम सफ़र के रूप में वर्णित करने का औचित्य यह है कि वे अपने पूरे जीवन भर पक्षियों और प्रकृति से गहरे लगाव और खोज में लगे रहे। ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी अपने जीवन के अंतिम गीत को गाकर प्रकृति की गोद में विलीन हो जाता है। यह मृत्यु के बाद आत्मा की स्वतंत्रता और एकांत का प्रतीक भी है, क्योंकि सालिम अली भी अब पक्षियों की दुनिया में पुनः नहीं लौट सकते। गहरा संबंध कैसे हैं? प्रकृति और पक्षी प्रेमी वो थे। सालिम अली को बर्ड वॉचर या पक्षी निरीक्षक कहा जाता है क्योंकि उनका पूरा जीवन पक्षियों और प्रकृति के प्रति गहन जिज्ञासा, प्रेम और समर्पित खोज में बीता था। फिर पक्षियों के बारे में कल्पना। लेखक ने सालिम अली की आंखों में पक्षियों के सुनहरे सपने और उनकी दुनिया में खोए रहने की बात कही है, जो कि उनकी पहचान बन गए। एक पक्षी का अंतिम सफ़र विदाई की तुलना के कारण क्या है?
मृत्यु के बाद सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जीवन का आखिरी गीत गाकर प्रकृति में विलीन हो गया। यह उनके जीवन की पूर्णता और प्रकृति में उनके विलय का प्रतीक है। आत्मा की स्वतंत्रता। सालिम अली के पार्थिव शरीर का अंतिम सफर मृत्यु की ओर था, जो उनकी आत्मा को एक प्रकार से मुक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे वन पक्षी मृत्यु के बाद मुक्त हो जाता है। अंतिम और अपरिवर्तनीय यात्रा है। यह यात्रा उनके पिछले सभी सफरों से भिन्न है, क्योंकि इस सफर से लौटना संभव नहीं था। यह एक अंतहीन यात्रा बन गई जहां से कोई वापस नहीं आता। व्यक्तिगत अनुभव। यह तुलना लेखक के मित्र सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न गहरे दुख और अवसाद को व्यक्त करती है, जहां से लेखक को उनके सामने सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसे थे। बहुत ही लेंदी आंसर्स हैं। वैसे ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही लिखेंगे कि सालिम अली का जो जीवन है उसे एक पक्षी की अंतिम सफ़र के रूप में इसीलिए कहा गया है क्योंकि जैसे एक पक्षी अपना आखिरी गीत गाकर प्रकृति की गोद में विलीन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो भी अपने जीवन भर पक्षियों और प्रकृति से गहरे लगाव के बाद अब प्रकृति में विलीन हो गए हैं। चलिए आगे आते हैं। दिए गए गद्य प्रश्नों के, ये पद्य पर आधारित है, प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए, कोई भी 3। कवि रसखान तीनों लोकों का सुख किस पर न्यौछावर करने को तैयार है और क्यों? तो कवि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और काली कमली पर तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि ये वस्तुएं कृष्ण के साथ उनके सानिध्य और उनके ब्रज भूमि के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है, जो कवि के लिए संसार के किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। वह कविता के आधार पर सहज साधना के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताइए कि हठ योग क्यों व्यर्थ है। तो वह कविता के अनुसार कवियत्री लद्यत बताती है कि ईश्वर बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि अपने अंतःकरण में मौजूद है, इसीलिए हठ योग और आडंबर जैसे बाहरी प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। हठ योग करने से व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है और वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता, जबकि सच्चा रास्ता अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और हृदय में संभाव रखना है। अगला प्रश्न है, रसखान ने मनुष्य, पशु और पक्षी के रूप में जन्म लेकर क्या करने की इच्छा व्यक्त की है? तो रसखान ने मनुष्य, पशु और पक्षी के रूप में जन्म लेकर ब्रज भूमि से जुड़े रहने और कृष्ण का सानिध्य पाने की इच्छा व्यक्त की है। मनुष्य बनकर वे गोकुल में ग्वाला बनना चाहते हैं, पशु बनने पर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं और पक्षी बनकर यमुना किनारे कदम की डाल पर निवास करना चाहते हैं। इतना आंसर काफ़ी है। लद्यत ने अपनी कविता में माध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी है। पाठ में आए उनके किस दोहे से यह बात स्पष्ट होती है? तो उन्होंने जो उसका दूसरा दोहा है, दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा हंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि आप में माध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, सम खाना चाहिए। नेक्स्ट, क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न है। भय या दंड के स्थान पर किसी को प्रेम से बदला जा सकता है, आपके अनुसार क्या यह कथन उचित है? मेरे संग की औरतें पाठ के में आए किसी प्रसंग के आधार पर इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। तो आप कहेंगे हाँ, यह कथन कि भय या दंड के स्थान पर किसी को भी प्रेम से बदला जा सकता है उचित है, विशेष रूप से मेरे संग की औरतें पाठ के संदर्भ में, जहां मानवीय रिश्तों और व्यवहार में प्रेम का प्रभाव पर जोर दिया गया है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रेम एक शक्तिशाली भावना है जो लोगों को बदलने और बेहतर बनाने की क्षमता रखती है, जबकि भय और दंड के भावनात्मक और स्थायी परिणाम अक्सर नकारात्मक होते हैं। आगे, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपनी माँ और नानी के व्यक्तित्व को पारंपरिक मापदंडों से परे क्यों माना है? उनके व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे? तो लेखिका ने अपनी माँ और नानी को पारंपरिक मापदंडों से परे माना क्योंकि उनकी माँ ने पारंपरिक गृहस्थी की सीमाओं में रहकर भी अपनी माँ की तरह साहित्य और पुस्तकों में रुचि दिखाई और उन्होंने कभी भी घर का माहौल और बच्चों को पारंपरिक अर्थ से नहीं संभाला, जबकि उनकी नानी अनपढ़ और पर्दानशी होते हुए भी एक स्वतंत्र और क्रांतिकारी व्यक्तित्व की थी, जिन्होंने अपने जीवन में
बहुत कुछ किया था। फिर नानी के संबंध में कुछ चीज़ें दी है, आप जिन्हें भी अपनाना चाहे वो लिख सकते हैं। पारंपरिक पर्दानशी महिला थी, वो पर्दा करती थी, अधिकार और स्वतंत्रता की उनमें भावना थी। फिर अपने पति के विलायत जाने के बाद नानी ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराने का वचन लिया जो आज़ादी के लिए लड़ रहा हो। फिर वो परंपरा और विद्रोह का उनमें संगम था। उनके जो विचार थे, जीवन जीने का ढंग था, उससे लेखिका बहुत प्रभावित थी, क्योंकि वे पारंपरिक मूल्यों का पालन करती थी, फिर भी उनकी आंखों में आज़ादी की भावना थी। माँ के संबंध में उन्होंने बताया, परंपरा और साहित्य का वो मिश्रण थी। वो पारंपरिक घर में गृहस्थी संभालती थी, बच्चों की देखभाल की जगह साहित्य और पुस्तकालय में भी अपना जीवन बिताती थी, जो कि पारंपरिक माताओं से भिन्न था। धैर्य और व्यवहार कुशलता उनमें थी। वे बहुत ही धैर्यवान, ममतामयी और समझदार थी, और बच्चों की हर इच्छा को पूरा करती थी। फिर साहित्य की रुचि थी उनमें। उन्होंने अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं किया, क्योंकि वे बच्चों को उचित अनुचित की इच्छाओं को पूरा करना अपना धर्म मानती थी। ओके, निजी पहचान। लेखिका अपनी माँ को एक स्वतंत्र रूप में जीने वाली महिला मानती है, क्योंकि जिनके पास अपनी अलग पहचान थी। ओके, नेक्स्ट। आगे खंड घ, रचनात्मक लेख। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। इंटरनेट लाभ एवं हानि। संकेत बिंदु है, इंटरनेट का अर्थ आप लिखेंगे। आधुनिक युग में इंटरनेट की क्या भूमिका है, इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से हानियां, विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता और निष्कर्ष। ओके, टॉपिक हो गया। अर्थ है, इंटरनेट आधुनिक विज्ञान का अद्भुत उपहार है। यह एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क है जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। आज इसका प्रयोग शिक्षा, संचार, व्यापार, मनोरंजन, बैंकिंग, चिकित्सा और शोध जैसे हर क्षेत्र में हो रहा है। लाभ क्या है? इंटरनेट ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है। विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और टिकट बुकिंग ने समय और ऊर्जा की बचत की है। रोजगार के नए अवसर भी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। परिवार और मित्रों से संपर्क करना अभी आसान हो गया है। फिर हानियां क्या है? जहां इंटरनेट ने अनेक सुविधाएं दी हैं, वहीं इसके दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। गलत साइटों और खेलों के कारण बच्चों और युवाओं में लत लग जाती है, समय की बर्बादी होती है, पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साइबर अपराध, धोखाधड़ी और फर्जी समाचार भी इंटरनेट की बड़ी समस्या है। फिर इसके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। इंटरनेट का उपयोग सोच समझकर करना आवश्यक है। इसका प्रयोग शिक्षा, जानकारी और उपयोगी कार्यों के लिए होना चाहिए। समय की सीमा तय करनी चाहिए और असुरक्षित वेबसाइटों से बचना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि इंटरनेट मानव के लिए वरदान है, परंतु इसका दुरुपयोग अभिशाप बन सकता है। यदि हम विवेक और संयम से इसका प्रयोग करें तो यह राष्ट्र और समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चलिए आगे है, बाल श्रमिक समस्या। संकेत बिंदु, बाल श्रम का अर्थ आप बताएंगे। मुख्य कारण क्या है? कानूनी अपराध के रूप में इसको बताना है। उसके प्रभाव, सरकारी प्रयास, समाधान और निष्कर्ष। तो बाल श्रम का अर्थ है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना। यह बच्चों के बचपन और उनके अधिकारों का हनन है। प्रमुख कारण है बाल श्रम का, जो प्रमुख कारण है वो है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पारिवारिक मजबूरियां और जागरूकता की कमी भी इसे बढ़ाती है। कई बार फैक्ट्री और दुकानों में सस्ता श्रमिक मिलने की चाहत में मालिक बच्चों को काम पर रख लेते हैं। ये भारतीय कानून के अनुसार बाल श्रम करना और कराना दोनों अपराध है। बाल श्रम निषेध अधिनियम में इसका उल्लेख है। बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम लेना पूरी तरह अवैध है। प्रभाव है कि बाल श्रम से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनका बचपन खो जाता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, वे कई बीमारियों और कुपोषण का शिकार बन जाते हैं। यह न केवल बच्चे बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए हानिकारक है। सरकारी प्रयास और समाधान। सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया है। बाल संरक्षण योजनाएं और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करती है। मिड डे मील जो मिलता है स्कूल में। समाज में भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे बच्चों को पढ़ा सके। निष्कर्ष यह है कि बाल श्रम राष्ट्र की प्रगति में बाधा है, क्योंकि बच्चों का अधिकार है कि वह पढ़े, खेले और अपने सपनों को साकार करे। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा मजदूरी करने को मजबूर ना हो। फिर है खेलों का महत्व। खेल संकेत बिंदु है। खेल का अर्थ आप लिखेंगे जीवन में क्या स्थान है? शारीरिक एवं मानसिक रूप में सहायक, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाना,
खेल और पढ़ाई का संतुलन, खेलों में करियर की संभावनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का माध्यम और निष्कर्ष। तो खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न अंग है। यह शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और जीवन को अनुशासित रखते हैं। नियमित रूप से खेल तंदुरुस्त और सक्रिय रहता है। नियमित खेल से शरीर तंदुरुस्त और सक्रिय रहता है। यह हृदय और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। मानसिक तनाव दूर होता है इससे और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल पढ़ाई के साथ संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास। खेल टीम भावना का विकास करता है। खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। नेतृत्व क्षमता और आत्म अनुशासन भी खेलों से विकसित होता है। हार जीत, बच्चों में धैर्य और संघर्ष की भावना आती है हार जीत से। पढ़ाई और खेल में संतुलन, केवल पढ़ाई से बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होती है। पढ़ाई और खेल दोनों का संतुलन आवश्यक है। पढ़ाई और खेल दोनों में निपुण छात्र ही सच्चा विद्यार्थी कहलाता है। आज खेलों में उज्जवल करियर बनाया जा सकता है। खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाते हैं। ओलंपिक, एशियाई खेल, विश्व कप जैसी प्रतियोगिताएं देश को जो खिलाड़ी है उनको विश्व स्तर पर पहचान दिलाती है। तो निष्कर्ष यह है कि खेल जीवन का आधार है। यह न केवल स्वास्थ्य और मनोरंजन का साधन है बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा का भी माध्यम है। वास्तव में जो खेलता है वही खिलता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।